चलिए, तो आज शुरू करते हैं हम पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में। दरअसल बात ऐसा है कि जिसकी इमेज एक बार ख़राब हो जाती है ना, तो उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। चाहे फिर वो आज तक आप कितने भी उनका अनुसरण करते आ रहे हो, मगर आप उन्हें कभी भी तवज्जो नहीं देते जब आप जानते हैं कि ये आदमी गिल्टी है, या फिर गिल्टी है कि नहीं आप प्रूव तो नहीं हुआ, मगर आप ये जान गए कि बाज़ार में इनका नाम खराब हो चुका है, तो उसके साथ आदमी जुड़ना नहीं चाहता। तो ये मत सोचिए कि आपके एवज में वो सिद्धांत लागू नहीं होती। तो बेसिकली हम डाइवर्ट नहीं होंगे, ये मेरा मसला था, मैंने इसलिए कह दिया। बाकी आज हम पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और दरअसल बात ऐसा है कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये मैं बताना चाहता हूँ। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को सुनते ही लगता है यार क्या बोरिंग चीज़ पढ़ें, कमिटी पढ़ेंगे हम 6। लेकिन यकीन मानो, पार्लियामेंट्री कमेटी का रिलेवेंस जैसे समझोगे, जैसे ही कनेक्ट करोगे पार्लियामेंट से या फिर पूरे सरकार के कामकाज से, या फिर पार्लियामेंट्री कमेटी के रिलेवेंस को ही नहीं बल्कि उसके केंद्र बिंदु को समझोगे कि व्हाट एग्जैक्टली पार्लियामेंट्री कमेटी इज़, तो आपको समझ में आएगा कि यार ठीक है ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। और आपको फटाक से फिर बोरिंगनेस से इंटरेस्टिंग लगने लगेगा इमीडिएटली। सो बेसिकली पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हमारे देश में बनाए गए, देश में क्या मतलब संविधान में प्रावधान है लेकिन सीधे तौर पर नहीं है, किसी भी आर्टिकल में सीधे तौर पर पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में नहीं किया गया कि लेट्स से आर्टिकल 5 या 7 में पार्लियामेंट्री कमेटी होगा, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, बिकॉज 5, 6, 7 में तो वो सिटीजनशिप है। तो बेसिकली मैं कहना जो चाह रहा हूँ कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को गठित करने के पीछे उद्देश्य क्या था, सबसे पहले ये समझते हैं हम। तो जैसा कि पार्लियामेंट हमारा एक बहुत बड़ा निकाय है ना, संसद अपने आप में बहुत ही बड़ा है और संसद के कई सदस्य हैं। कई सदस्य क्या मतलब 550 इधर और 250 उधर, और लेकिन उसमें भी नंबर कम है, तो 545 और 245 का आंकड़ा है राज्यसभा और लोकसभा में। तो उनको कभी भी इतना एक्सपर्टीज़ नहीं हासिल होता कि वो किसी भी मामले पर अच्छे से निष्कर्ष निकाल सके। जैसा कि हम जानते हैं कि वो निहायत दर्जे के, मतलब क्या ही शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है उस तरह का, ठीक, नल्ले इंसान होते हैं। अपने नेतागण के लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं नहीं, तो महाबगलोल किस्म के इंसान होते हैं, चाहे वो फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ही क्यों ना बैठा हो। हमें आइडियलिज्म का शौक़ है, इसलिए हम प्रधानमंत्री को कभी भी ऐसा सोचेंगे भी नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम प्रधानमंत्री की पूजा करते हैं, जय 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 प्रधानमंत्री, जय जय जय, मगर उस प्रधानमंत्री ने देश की बेड़ा गर्क किया है पिछले 70 सालों से। चाहे जो भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हो, निश्चित रूप से मैं उसके किए गए कार्यों की अवहेलना या फिर जो भी डेवलपमेंटल काम आज तक के प्रधानमंत्रियों ने या फिर क्या कैबिनेट ने किया है उसकी अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जानने की ज़रूरत है कि उसका वो करना उसकी मजबूरी थी, ज़रूरत नहीं, उसकी बाध्यता थी, अपनी सुरक्षा से नहीं किया उन लोगों ने। तो लोकतंत्र में कुछ दिखावा करना पड़ता है। बाकी स्वार्थ कूट कूट के भरा था बाकी सभी नेताओं में। रही बात कुछ इनिशिएटिव की, तो उन्होंने लिया होगा, किया होगा डेफिनेटली, लेकिन जिस स्तर का डेवलपमेंट हमारे भारत देश में चाहिए था वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की नीयत पर छूटा। और 90% गलती अगर हम कह सकते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की रही, और जनता तो हमेशा से बेबस रही है। जनता की बात मैं नहीं करूँगा, जनता इधर बहाओ तो इधर बह जाती, उधर बहाओ तो उधर बह जाती, सब ठीक है, जनता की गलती तो हो ही नहीं सकती। जनता तो एकदम सीधी सादी भोली भाली चींटियाँ होती हैं जिन्हें मसला तो नहीं जा सकता लेकिन कुचला तो जा सकता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का काम होता है कि संसद में कानून बनाना होता है ना, कानून बनाना होता है, और भी दूसरे मैटर्स होते हैं जिस पर कि विशेषज्ञता से उस पर निष्कर्ष निकालना होता है। जैसे कि आप मान लीजिए घर बनाना चाहते हैं, तो घर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, हम घर बनाना चाहते हैं, बोले यार ऐसे 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 घर बना दो,
हम तो नॉर्मल आदमी, ना हमको नक्शा निकालना आता है, ना पिलर कितने दूरी पर जाएगा वो आता है, ना ही कितने इंच का बीम पड़ेगा वो नहीं आता हमको, घर का इंटीरियर डिज़ाइन कैसा होगा वो नहीं आता हमको, कैसे कम बजट में कितना अच्छा घर बन सकता है वो नहीं आता हमको। तो हम क्या करेंगे, हायर करेंगे एक इंजीनियर को, सिविल इंजीनियर। तो सिविल इंजीनियर क्या है कि कंस्ट्रक्शन का आइडिया होता है, उसने 3 साल 4 साल उसी सब्जेक्ट में विशेषज्ञता करी है, तो वो क्या करेगा, मुझे हेल्प करेगा और मेरा घर एक ठीक ठाक बजट में बहुत ही बेहतर बन के आएगा। भले उसका एक छोटा सा फीस मुझे उसे देना पड़ेगा, लेकिन उस फीस के देने के बदले मेरा घर बहुत अच्छा बनेगा 50 सालों के लिए, है ना। तो उसी प्रकार से जब कानून बनाते हैं तो कानून बनाने के पहले विशेषज्ञों की अनुमति लेने और उसे संसद में प्रस्तुत करने की जो कलाकारी है वो पार्लियामेंट्री कमेटी है। पार्लियामेंट्री कमेटी की क्या होता है ना कि पार्लियामेंट्री कमेटी, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि पार्लियामेंट्री कमेटी में पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है। अब इस कमेटी में टोटल 22 मेंबर होते हैं, तो 22 मेंबर में 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। तो विशेषज्ञ कहाँ हैं? विशेषज्ञ तो नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से सदस्य, ये जो कमेटी है उसमें उसी संसद के ही लोग होंगे, लेकिन ट्विस्ट कहाँ है? ट्विस्ट है कि इन कमिटीज़ के पास पावर होता है, ये किसी को भी समन भेज करके बुला सकते हैं। लाइक किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में इन्हें अगर पूरा एकदम एनालिसिस चाहिए, जानकारी चाहिए विशेषज्ञता के साथ, तो उस फील्ड के सबसे अच्छे विशेषज्ञों को बुला लेंगे और उनसे सलाह लेंगे, और वो मना नहीं कर सकता, निश्चित रूप से सरकार है भाई। तो पार्लियामेंट्री कमेटी का कुछ काम ही ऐसा है कि वो एक ड्राफ्ट तैयार करती है विशेषज्ञों की सहायता से, और फिर जब कानून बनाने का जो दूसरा चरण होता है उसमें स्क्रूटनी माने कि सुधार और अपडेट का बात होता है, तो वहाँ पे वो सदन में रखते हैं उस प्रस्ताव को कि इसमें ये हम चाहते हैं कि सुधार हो। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि कानून बनाने के समय, जैसे हमने पब्लिक अकाउंट कमेटी कहा, एस्टीमेट कमेटी कहा, ये सब मुख्य रूप से ऐसी कमेटियाँ हैं जो सरकार के खर्चों पर निगरानी रखती है। और खर्चे पर निगरानी रखने का मतलब, जैसे होता है ना, अक्सर हमने सुना कि इस बार 5 लाख करोड़ का बजट है। ठीक है, 5 लाख करोड़ का नहीं, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख करोड़ का बजट है। तो 4 लाख करोड़ का बजट है, तो ये 4 लाख करोड़ जाएंगे कहाँ भाई? सरकार तो निष्कासित करेगी पैसा, अप्रूवल मिलता है ना, संसद का अप्रूवल मिलता है, तो संसद के अप्रूवल के बाद तो सरकार खर्चा कर देती है। अब खर्चा जो एग्जीक्यूटिव करती है तो उसका हिसाब कौन लेगा? उसका हिसाब सीएजी लेगा। तो पार्लियामेंट्री कमेटीज का क्या जरूरत है? सीएजी तो खर्चा करने के बाद जांच पड़ताल करती है, हालांकि पार्लियामेंट्री कमेटी भी खर्चा करने के बाद जांच करती है, लेकिन इस कमेटी का उद्देश्य ये है कि सीधे पार्लियामेंट में इनके पास विशेषाधिकार होता है कि इस पर विचार विमर्श कर सके, सरकार को उस सवालों के कटे घेरे में खड़ा कर सके। तो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ का अपने आप में बहुत महत्व है। तो हम आज समझेंगे 2 चीज़ें। पहली चीज़ कि 2 तरह की कमेटी होती है, एक होता है स्टैंडिंग कमेटी और दूसरा होता है एड हॉक कमेटी। ठीक है, तो स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी 2 तरह की होती है, स्टैंडिंग और एड हॉक। एड हॉक कमेटी और पार्लियामेंट्री, बार व्हाई आई एम रिपीटिंग हियर, दिस इज सो वल्गर। ओके, स्टैंडिंग कमेटी जो होता है वो ऐसा होता है, कितना, 1 ईयर। वाह, वंडरफुल डेफिनेशन। एक्चुअली देखिए, ये है कि हर साल 1 साल में गठित की जाती है और ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, निरंतर चलती है ना, कंटिन्यूअस। तो इसको हम परमानेंट भी कह सकते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट है, स्थायी समितियां होती हैं। लेकिन एडहॉक जो है वो टेम्परेरी बेसिस पे बनाए जाते हैं, मतलब कोई एक खास विषय या पर्पस से बनाया जाता है और वो पर्पस ख़त्म, कमेटी का काम ख़त्म। मतलब जो भी इसको टास्क दिया जाता है वो टास्क खत्म हो जाता है तो कमेटी भी खत्म हो जाती। अब उसकी अवधि कितनी भी हो सकती है, 5 दिन से 50 दिन, कुछ भी हो सकता है या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। इट डिपेंड्स कि उसने काम खत्म किया या नहीं किया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 1 ईयर का एक कार्यकाल होता है कमेटी का। उस कमेटी के सदस्यों को अपॉइंट किया जाता है या नॉमिनेट किया जाता है चेयरमैन या फिर स्पीकर के माध्यम से। ये जो चेयरमैन कौन है, स्पीकर कौन है, ये तो लोकसभा का हो जाता है, ये राज्यसभा का हो जाता है। तो राज्यसभा का और लोकसभा, जैसे कि यहाँ से 7 हमने बताया, इसमें 15 बताया, तो ये 15 जो है नॉमिनेट करेंगे कौन, ये इलेक्ट करेगा लोकसभा और ये इलेक्ट करेगा राज्यसभा। अब इसका जो चेयरमैन है इस कमेटी का वो चुनेगा लोकसभा का स्पीकर चुनेगा।
इस कमेटी के जो फंक्शन है वो जानने लायक है। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कितनी प्रकार की कमेटियां होती हैं। ठीक है, कितनी प्रकार की। तो स्टैंडिंग कमेटी में हम देखते हैं कि पहला फाइनेंस कमेटी होता है। ठीक है, फाइनेंस कमेटी होता है और फाइनेंस कमिटीज़ में भी 3 कैटेगरी सब कैटेगरी में कमेटी होती हैं। जैसे कि पहला हमने बताया पब्लिक अकाउंट कमेटी, PAC, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। दूसरा होता है आपका एस्टिमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति। और तीसरा होता है आपका कमिटीज़ ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। कमिटीज़ ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग का क्या मतलब हुआ भाई? अंडरटेकिंग मतलब अंडर से पब्लिक टेकिंग। नहीं यार, क्या बात कर रहे हो। जैसे कि PSUs हो गए, ठीक है, PSUs हो गए, जैसे कि बैंक्स हो गए, जैसे कि कोई और चीज़ हो गया जिसमें कि बेसिकली जो जनता के हित में पैसे खर्चे होते हैं, जो पॉलिसी बनती है जन कल्याण हेतु, उन सब का जांच किया जाता है इसमें। ठीक है, अब हम देखेंगे डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी जो कि 24 है। अब डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है 24। ठीक है, अब ये 24 स्टैंडिंग कमेटी की अगर हम बात करें तो 17 तो पहले आपके थे 1993 तक, फिर 2004 में जो है सो 17 से संख्या बढ़कर 24 हो गई। और इन डिपार्टमेंटल जो कमेटी उनका जो महत्व होता है वो जानने योग्य है कि ये जो है क्या करते हैं, अकाउंटेबिलिटी बना कर रखते हैं एग्जीक्यूटिव का, स्पेशली इन फाइनेंशियल मैटर, आर्थिक विषयों में या वित्तीय विषयों में ये उनकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करते हैं। ठीक है, तो आप तो कह रहे थे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी भी वही करती है, तो इसमें ऐसा विशेष क्या है? अरे बाबा, विशेष तो हमको भी नहीं पता। अच्छा ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि हर एक डिपार्टमेंटल कमेटी में 31 सदस्य होते हैं, 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा से। और मिनिस्टर किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए एलिजिबल नहीं होता, कि जैसा कि पार्लियामेंट्री कमेटी का उद्देश्य ही होता है सरकार को घेरना, मतलब सरकार को घेरना ही उद्देश्य होता है, या फिर पार्लियामेंट्री कमेटी का ये भी उद्देश्य होता है कि सरकार को असिस्ट भी करे ताकि वो अच्छे कानून बना सके, स्क्रूटनाइज कर सके, गलत कानून को बनने से रोक सके। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। अब ये सदस्यों की बात अगर हम करें तो सदस्य 31 है, तब तो पूरा मिला करके देखा जाए तो सब के सब तो पार्लियामेंट्री कमेटी में आ जाएगा, तो सदस्य स्वतंत्र रूप से बचेगा, मिनिस्टर खाली बचे, है ना। अच्छा, इसमें सबका प्रतिनिधित्व होता है, सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है, क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का नियम लागू होता है, इसलिए सभी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं ना। एक्चुअली होता ऐसा है कि जब हम डायरेक्ट इलेक्शन में जाते हैं तो हम एक बटन दबाते हैं और एक नेता को चुनते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर प्रोपोर्शनल में क्या होता है ना कि एक नेता के लिए प्रेफरेंस में वोट डालते हैं आप एक नेता को खाली वोट नहीं डालते, आप एक साथ 2 या 3 या चारों नेता को वोटर डाल सकते हैं, और उसमें से फिर प्रेफरेंशियल वे में मतलब जैसी भी हो, बेसिकली सबको वोट जाता है, और सबको वोट जाता है तो सब किसी न किसी अनुपात में चुन करके आते ही हैं। तो इसी तरह से सबको उसमें क्या कहते हैं, प्रतिनिधित्व मिल जाता है। किसमें भाई? समितियों में। और इन समितियों का जैसा कि हमने काम बताया कि सरकार को कानून बनाने में मदद करते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार को चेक्स एंड बैलेंसेस की बात बताते हैं कि भाई इतना ज़्यादा पैसा खर्चा ना करो, सरकार के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाएगा, नहीं तो अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देंगे, नहीं तो हाँ। बहुमत एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। हालांकि पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में भी देखा जाए तो अगर जो मेजोरिटी और गवर्नमेंट होती है उसमें भी समितियां भी किसकी बनाई जाएंगी? उन्हीं की। हालांकि हम अगर लोकतंत्र की बात करते हैं, विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, तो हर एक सदस्य की नीयत की भी बात कर सकते हैं कि एवरी पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज़ इंडिपेंडेंट, however there is political party consciousness definitely, however there is political pressure on those particular aspirant नहीं, candidate नहीं, पॉलिटिकल पार्टी
सदन में खड़े रहते बोलते क्या, सदस्य मेंबर, सब मेंबर लोग का क्या होता है ना कि पॉलिटिकल पार्टी के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा बना के रखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि 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 पॉलिटिकल पार्टीज कभी नहीं चाहती कि वो उनके बीच में विखंडन हो। और दूसरी बात ये भी कि सरकार में अस्थिरता पैदा ना हो, किसी लालच या भ्रष्टाचार के कारण अस्थिरता पैदा ना हो। तो जैसे कि राघव चड्ढा अभी महान काम करके बैठे हैं, और छोड़ो जाने दो यार, क्या बात करेंगे राघव चड्ढा।